जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व कर रहे हैं। आज 2023 के आखिरी सेट करेंगे जो कि सेट 7BY है। जो भी आप लोगों के 2023 सेट 1 सेट 2 सेट 3 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं उनको पूरी की पूरी फिजिक्स में पीछे के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 2023 के सभी सेटों को जिसने सॉल्व कर लिया हो, बोर्ड एग्जाम के 2024 के जो सेट है आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, उसमें अच्छे से सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, केवल इसके लिए आप लोग एड्रेस को मेंशन कर देना, आप लोगों तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे आप तक। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले ही आप लोग, क्योंकि आप तक पहुंचने में कम से कम 10 डेज लगेंगे, तो इसलिए आप लोग पहले से ही जो है कमेंट सेक्शन में एड्रेस को मेंशन कर देना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2023 के लास्ट सेट। ठीक है, बिना टाइम लिए आप लोगों के पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वोल्ट इंटू सेकेंड। बिल्कुल नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी है जो कि पहले भी आंसर दे चुके होंगे मन ही मन। तो पहला ऑप्शन में हमारे पास क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू मीटर, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हम इसके आंसर को नहीं बताएंगे। अभी इस आंसर को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि क्या आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखो, एक एक खा में हम बताएंगे। एन टाइप अर्धचालक होता है। दो क्वेश्चन नंबर पहले में ही हम जानेंगे आप लोग एक्टिव हो कि नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग कितना एक्टिव हो ये चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 खा में क्या है? एन टाइप अर्धचालक होता है। दो ही टाइप है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक में कौन होते हैं? कोटर। अल्पसंख्यक में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में बहुसंख्यक में होते हैं इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक में क्या होते हैं? कोटर। ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि एन टाइप अर्धचालक होता है। तो आपको बता दें एन टाइप अर्धचालक जो है ये विद्युत उदासीन होता है। पी में क्या होता है कि ये धनात्मक होता है। ये यन विद्युती उदासीन होता है। ऑप्शन है क्या, देख लेते हैं। पहला ऋणात्मक आवेशित, बिल्कुल नहीं। धनात्मक आवेशित, बिल्कुल नहीं। विद्युती उदासीन, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं, ये तो महागलत है। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का खा, एक के खा में क्या है? एक के खा में हम लोग करेंगे कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में क्या है? विद्युती उदासीन। विद्युती उदासीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 1 का। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कई बार पूछा जा चुका है। हाइगेंस के साथ, न्यूटन के साथ कई बार लड़ाई हो गई इसके लिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। तो मैक्सवेल के लिए हमें हाइगेंस से भी लेना देना नहीं है अभी इस समय, और न्यूटन से भी। मैक्सवेल के लिए बता रहे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? केवल अनुप्रस्थ तरंगे हैं बस। ठीक है, हाँ। तो पहला ऑप्शन क्या है? केवल अनुदैर्ध्य, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हाइगेंस का नियम असफल रहा, क्योंकि हाइगेंस ने अनुदैर्ध्य तरंग माना था इसे। हाँ, दूसरा ऑप्शन है केवल अनुप्रस्थ, बिल्कुल सही। दोनों दोनों हम तब करेंगे जब हम हाइगेंस और न्यूटन के बारे में आ जाएंगे। दोनों नहीं करेंगे हम लोग, तो केवल दूसरा ही करेंगे। तो दूसरा क्या है? केवल अनुप्रस्थ तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है केवल अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्या है? केवल अनुप्रस्थ। कौन सा ऑप्शन हमारे पास? दूसरा ऑप्शन। अब हम लोग करेंगे उत्तर 1 का घा। 1 के घा में है प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के किस रंगों का विचलन न्यूनतम होता है? आपको बता दें जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपने सातों रंगों में वो विभक्त हो जाती है, जिसमें से विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का और नीले रंग का, और सबसे कम होता है लाल रंग का। तो क्या पूछा है? न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब कम, तो लाल रंग का सबसे कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग? चौथा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। तो चौथा ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम है। तो फिर लाल रंग का अधिक क्या है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और नीले और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर
इंगिया नंबर में हाइड्रोजन परमाणु के दो लगातार कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग का अंतर होता है। जो बोहर का परमाणु मॉडल है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार बता चुके हैं कि बोहर के परमाणु के मॉडल के अनुसार बोहर जी ने ही यही हम लोगों को बताया था कि कोणीय संवेग जो है h/2 का पूर्ण गुणज होता है, मतलब nh/2 भी कर सकते हो आप लोग। तो दूसरा ऑप्शन सही है, h/2। ठीक, तो उत्तर एक के इंगिया में क्या है, एक के इंगिया में है h/2, कहीं कहीं ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको NH/2, तो इसी को सही करना आप लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है। धारावाही चालक, जब कोई तार से अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और स्टेट के नियम में पढ़ चुके तुम लोग, बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ चुके तुम लोग। तो जब कोई धारावाही चालक का मतलब क्या है, तार, किसी तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, दूसरा ऑप्शन सही करेंगे, केवल चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्तर 1 के 4 में हम लोग करेंगे केवल चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन सही है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे खंड बा। खंड बा में क्या है, गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए, चलो सूत्र है, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र दिया गया हमारे पास, तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का, उत्तर दूसरे का, दूसरे के का में है, सूत्र है N2/V, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है कि सीमाओं का उल्लेख कीजिए। इनका कहना है कि सीमाओं का उल्लेख कीजिए। चलो सीमाओं के बारे में आपको बताते हैं। देखो इनकी सीमाएं, ये अपवर्तन के लिए सूत्र है, लेंसों के अपवर्तन के लिए सूत्र है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार सूत्र पूछा जा चुका है। तो हम लोग कहेंगे सीमाएं, है ना। हाँ, तो सीमाओं का उल्लेख, तो हम लोग कहेंगे सीमाओं का उल्लेख। सीमाओं के उल्लेख में कंडीशन नंबर 1 में आप लोग लिखो सीमाओं के उल्लेख। जब भी उल्लेख की बात की जाए ना, तो उल्लेख का मतलब है इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताओ, तो इसके बारे में समझो। नंबर 1, अवतल पृष्ठ का, यानी अवतल, क्योंकि ये अपवर्तन के लिए है ना, तो अवतल पृष्ठ के आर का मान, आर का मतलब जानते हो ना, गोले की त्रिज्या, तो आर का मान ऋणात्मक व उत्तल पृष्ठ के लिए आर का मान धनात्मक होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 क्या है, ध्यान रखना, अगर उत्तल पृष्ठ है तो आर का मान प्लस में होना चाहिए, अगर अवतल पृष्ठ है तो आर का मान माइनस में होना चाहिए। बस ये नंबर 1 इसमें अभी देखो, कभी कभी हम लोग दो आर लेके करते हैं, R1 R2 वो अलग बात है, बात की बात है, बात बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। लेकिन आर का मान एक कंडीशन में प्लस है और एक कंडीशन माइनस है। जब ये अवतल पृष्ठ लेंगे तो आर का मान माइनस करेंगे, जब इसे उत्तल पृष्ठ लेंगे तो आर का मान प्लस लेंगे। क्लियर। कंडीशन नंबर 2 है कि अवतल पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब
सदैव विरल माध्यम में बनेगा। कंडीशन समझना, अगर अवतल पृष्ठ है तो प्रतिबिंब हमेशा किस माध्यम में बनेगा? विरल माध्यम में बनेगा। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? गर्म माध्यम। दोनों माध्यम क्लियर है ना? सघन माध्यम किसे कहते हैं? ठंडे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। गर्म माध्यम किसे कहते हैं? तो विरल माध्यम को गर्म माध्यम कहते हैं। अगर अवतल पृष्ठ है तो प्रतिबिंब जो है गर्म माध्यम में ही बनेगा, अगर अवतल पृष्ठ है। ठीक है, ये इनकी सीमाएं हैं। बस कितने नंबर का है ये? आपका 1 नंबर का है, 2 कंडीशन बहुत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दूसरे खा में क्या है? दूसरे खा में है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्यों अग्र अभिनत होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड जानते हो आप लोग? उत्तर कौन सा? दूसरे खा। तो लिखेंगे हम लोग उत्तर दूसरे का खा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सबसे पहली बात तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लाइट एमिटिंग डायोड। नहीं समझ में आया? बताते अभी। अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। अब समझ में आया कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है? किस चीज के बारे में बात की जा रही है? एलईडी। तो एलईडी के बारे में बात की जा रही है। एलईडी को अग्र अभिनत में क्यों रखते हैं? अग्र अभिनत क्यों बनाते हैं? एलईडी के बारे में पूरा का पूरा हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। पीएन संधि डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी के बारे में, कार्य विधि, इसके विवरण के बारे में टोटली पढ़ा दिए। किसी और सेट में नहीं, इसी 2023 के सेट में 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट देखोगे, पूरी की पूरी फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी आपकी। तो एलईडी को अग्रदिशिक क्यों रखते हैं? अग्रदिशिक का मतलब क्या है कि कोई भी डायोड हो, जैसे ये डायोड है, ये डायोड है, ये पीएन संधि डायोड है, इसे हम लोग कहते हैं पी क्षेत्र, इसे कहते हैं एन क्षेत्र। इसे अगर बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दे और इसे अगर हम लोग बैटरी के यानी इसे प्लस जोड़ दे, इसे माइनस जोड़ दे, तो इसे कहते हैं हम लोग उत्क्रम अभिनत, यानी हम लोग इसको कहते हैं अग्र अभिनत। ठीक है, तो एलईडी को क्यों जोड़ते हैं? एलईडी को जोड़ने का रीजन यह है क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाहित कराई जाती है, चलो पहले आंसर लिख देता आपको। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रकाश उत्सर्जक डायोड का अग्र अभिनत में होना। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का अग्र अभिनत होना, अग्र अभिनत होना। ठीक, अग्र अभिनत होना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का क्या होना? अग्र अभिनत होना। समझना, क्योंकि जब इसमें प्रवाहित जब इसमें प्रवाहित करंट पार किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रकाश में उत्सर्जित किया था, या प्रकाश ऊर्जा में उत्सर्जित, या आप लोग कह सकते हो रूपांतरित किया जाता है। इसीलिए इसे उत्सर्जक डायोड को हम लोग अग्र अभिनत रखते हैं। मतलब समझना, क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, किसमें?
पीएन संधि डायोड मतलब एलईडी में, जब एलईडी में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो प्रकाश में कन्वर्ट होता है। और प्रकाश को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे अग्र अभिनत रखते हैं, और प्रकाश से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते तो पश्च अभिनत रखते। फिर से एक बार, जो एलईडी है, एलईडी को चलाने के लिए सबसे पहले उसको बैटरी से लगाएंगे। हम बिजली के बारे में छोड़ दो, बिजली के बारे में छोड़ दो, एकदम भूल जाओ कि पहले बिजली कहाँ थी। बिजली तो अभी आई है ना, पहले बैटरी की बात कर रहे हैं। जब बैटरी में हम लोग चिमटी लगाते हैं तो एक चिमटी हम लोग प्लस लगाते हैं और एक माइनस लगाते हैं। तो पी एन को प्लस से और पी को प्लस से और एन को माइनस से लगाते हैं। जैसे लगाते हैं तो इसमें लाइट जलती है, लाइट जलती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए अग्र अभिनत रखते हैं, और प्रकाश से इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए पश्च अभिनत रखते हैं। ठीक है, पश्च अभिनत वैसे पश्च अभिनत नहीं रखेंगे ज़्यादा हम लोग, कि पश्च अभिनत में क्या होता है कि धारा प्रवाहित नहीं कर पाते उसमें हम लोग। पश्च अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होंगी, पश्च अभिनत नहीं करेंगे हम लोग। अग्र अभिनत इसलिए करेंगे क्योंकि हमें धारा प्रवाहित करके लाइट को, प्रकाश को उत्पन्न करना है हम लोगों को, इसीलिए अग्र अभिनत रखेंगे। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग गा। यदि एक प्रिज्म का कोण न्यूनतम विचलन कोण के मान के बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरे का गा। तो उत्तर हम लोग करेंगे दूसरे का गा। दूसरे के गा में क्या है समझना। सबसे पहले, यदि प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान के बराबर हो, क्या है, यदि प्रिज्म के प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक को हम लोग किससे लिखते हैं, यन से। यन बराबर क्वेश्चन मार्क, यन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब समझना आप लोग, यहाँ पर जो विचलन कोण है डेल्टा यम, वो किसके बराबर है, ए के बराबर। इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण। यानी ये क्या है हमारे पास, प्रिज्म कोण, विचलन कोण, और ये अपवर्तक कोण। ये विचलन कोण अपवर्तक कोण के बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ऐसे कंडीशन में यन का मान बताओ। तो सबसे पहले फार्मूला हम लोग ज्ञात करते हैं। फार्मूला क्या है, एन बराबर साइन ए प्लस लेमडा डेल्टा एन बाई 2 पूरे के बटे में साइन ए बाई 2। सब खेल फार्मूले का है, फार्मूला नहीं पता सब बेकार। देखो यहाँ पर यन ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो यन बराबर साइन की जगह तो साइन लिखेंगे हम लोग, ए की जगह हम लोग ए लिखेंगे, डेल्टा यम की जगह भी हम लोग ए लिखेंगे, और पूरे के बटे में 2 लिखकर पूरे के बटे में हम लोग ए बाई 2 लिखेंगे। एन की जगह यन लिखेंगे साइन, ये ए और ए जुड़कर 2a बटे 2 पूरे के बटे में साइन a बटे 2, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास यन बराबर हम लोग कहेंगे यन बराबर साइन a बटे साइन a बटे 2। साइन a का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। साइन a का फार्मूला है, साइन a का फार्मूला 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। यहाँ पर थोड़ा समझ लेना आप लोग। हाँ, यहाँ पर क्या साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पर तो समझना आप लोग, यहाँ पर एन बराबर 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो एन बराबर 2 कॉस ए बाई 2। बस यही हम लोगों से इनका कहना था, जरा ज्ञात करके बताओ। तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, यन बराबर हमारे पास क्या है, 2 कॉस ए बाई 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे घ। किसी यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र
सदिश क्रमशः ई एवं बी है, तरंग संचरण की दिशा ज्ञात कीजिए। आपको बताते हैं। जैसे उत्तर हमारे पास क्या है, दूसरे का घा। दूसरे के घा में क्या है, दूसरे घा में है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे है ना, यहाँ पर हम चित्र बना कर दिखाते हैं जिससे आप लोग समझ जाओगे। यहाँ बताते हैं। जैसे ये है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से, और ये है चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, और ये है प्रकाश संचरण की दिशा जिसको लिखते हैं हम लोग सी से। ठीक है, इसे लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं ई से, चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, और प्रकाश संचरण की दिशा को लिखते हैं सी से। तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लेकिन इनका क्या कहना है, इनका कहना है ई और बी के बारे में आपकी क्या राय है। तो बी और ई भी एक दूसरे के लंबवत है, तो हम लोग कहेंगे ई तथा बी एक दूसरे के कैसे है, लंबवत है। बी और ई एक दूसरे के कैसे है, लंबवत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आप लोग चलो नेक्स्ट देखने से पहले शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरे का इंगिया नंबर। देखो दूसरे के इंगिया नंबर में क्या है, तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का इंगिया नंबर। दूसरे के इंगिया नंबर में है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम बता चुके आपको। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक उच्चाई और एक अपचाई। तो समझना सबसे पहले ट्रांसफार्मर, जैसे ये ट्रांसफार्मर की है कुंडली और ये नर्म लोहे की क्रोड। हम पूरा ट्रांसफार्मर बना के नहीं बता रहे, सिंपल तरीके से बता रहे हैं हम, ठीक है। और ये है कुंडली और ये नर्म लोहे की क्रोड, ठीक है। इसमें NP फेरे है और इसमें NS फेरे। अभी समझना फिर से एक बार, ये ट्रांसफार्मर की है कुंडली, ये नर्म लोहे की क्रोड, और ये है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली जिसमें NS फेरे है और इसमें NP फेरे है। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो इसे हम लोग कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो तो इसे कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में निर्गत वोल्टता का मान अधिक प्राप्त करते हैं, इसमें अधिक वोल्टेज प्राप्त करते हैं, इसमें कम वोल्टेज प्राप्त करते हैं। यही ट्रांसफार्मर हम लोग अपने गलियों के नुक्कड़ों में लगाते हैं, जो लगे होते हैं हमारे, ठीक, गाँव में जैसे नहीं किनारे, रोड किनारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, यही ट्रांसफार्मर लगा होता है। कौन सा, यही वाला। ठीक है। अब क्या ये दोनों कुंडली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो फिर किस सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि फिर भी इससे धारा, इससे वोल्टेज इसमें प्रवाहित, इससे धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज इससे इसमें जा रहा है, तो फिर ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये अन्योन प्रेरण पर आधारित है। दोनों पढ़ चुके हैं हम लोग, स्वप्रेरण प्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन प्रेरण पर आधारित है। तो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। चलो लिख देते हैं, समझ तो गए आप लोग क्या लिखना है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर लिखोगे आप लोग ट्रांसफार्मर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं समझ कर भी समझने की कोशिश नहीं करते, सोचते कि लिखा हो बस। कुछ स्टूडेंट्स को तो स्क्रीनशॉट लेकर वहां तक पहुंचना है ना, तो उनके लिए फायदा कर दे, लिख दे। तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत
पर आधारित है इसके अनुसार निकट स्थित कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, मतलब धारा उत्पन्न हो जाती है। बस यही है, मतलब इसके फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, उसे हम लोग कहते हैं अन्योन प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग इसमें हेडिंग जरूर डाल देंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो TF मतलब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, हेडिंग क्या डालोगे? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग करेंगे दूसरे का 4 नंबर। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना कि किन किन कारकों पर। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है वो, और विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताते हैं आपको। उत्तर दूसरे का चा, तो हम लोग करेंगे उत्तर दूसरे का चा में क्या है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग किस लिखते हैं? स्मॉल r से। और बाह्य प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं? बाह्य प्रतिरोध को लिखते हैं कैपिटल R से। और विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे लिखते हैं? विद्युत वाहक बल को लिखते हैं हम लोग कैपिटल E से। अब फार्मूला क्या होता है हमारे पास? फार्मूला होता है I बराबर E बटे R प्लस R। ठीक, या तो फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि E बराबर आई आर प्लस आई आर। और ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है? V बटे आई बराबर आर, अर्थात V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, तो यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? V प्लस आई आर। अब यहाँ पर फाइनल फार्मूला, अगर निगमित की बात हो तो फाइनल फार्मूला हम लोगों ने निगमित कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर कंडीशन समझना, कंडीशन क्या है इनका? कंडीशन कहना है कि किस किस पर निर्भर रहता है ये। तो नंबर 1 हम लोग देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। किस पर? इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी पर। किस पर? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। दूसरा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। ठीक है, और इसके बाद विद्युत अपघट्य की ताप पर। विद्युत अपघट्य की ताप पर, इस पर निर्भर है ये। यानी किस किस कार्बन निर्भर है? नंबर 1 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, नंबर 2 विद्युत अपघट्य की सांद्रता, नंबर 3 विद्युत अपघट्य की ताप पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग तीसरे का करेंगे। खंड सा पर आ गए हम लोग। तीसरे का में है तीसरे का बीट स्टोन
सेतु के लिए परिपथ आरेख खींचिए, इसकी कौन सी भुजाएं संयुग्मी हैं व्हीटस्टोन सेतु के लिए। तो हम लोग करेंगे उत्तर तीसरे का। तो उत्तर तीसरे का में क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु बनाते हैं हम लोग। व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध लेते हैं हम लोग, 4 प्रतिरोध लेते हैं। कितने प्रतिरोध लेते हैं, 4 प्रतिरोध लेते हैं। एक इसमें हम लोग बैटरी लगा देंगे, एक हम लोग कुंजी लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे कहेंगे कुंजी K1 प्लस माइनस। कुंजी को हम लोग बंद करते ही धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर। यहाँ पर प्रतिरोध लगा लेते हैं, एक प्रतिरोध P, दूसरा प्रतिरोध Q, तीसरा प्रतिरोध R, चौथा प्रतिरोध यश। यहाँ पर हम लोग कुंजी भी लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर भी लगाएंगे। कुंजी भी लगाएंगे और गैल्वेनोमीटर भी लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर में IG धारा ना के बराबर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, IG का मान लगभग 0 के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है, 2 भागों में बटेंगे। यहाँ पर धारा यूँ जाकर यहाँ पर धारा 2 भागों में बटेंगी। धारा यूँ धारा जाकर यहाँ से पुनः कौन सी धारा प्रवाहित होगी, I धारा। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा। इस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ कंप्लीट है। ठीक, तो इतना ही पूछा है इसमें इतना ही पूछा है। रुक जाओ, यहाँ पर P है ये। ठीक, PQR, रुक जाओ गड़बड़ हो गया। PQ ये R है और ये यश है। ठीक, अब इसमें क्या है कि कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती है। तो हम लोग कहेंगे धारामापी और सेल से जुड़ी भुजाएं। धारामापी, गैल्वेनोमीटर का मतलब है धारामापी। तो हम लोग कहेंगे धारा मापी और सेल, ये सेल है, सेल से जुड़ी भुजाएं संयुग्मी होती है। तो कौन कौन सी भुजाएं संयुग्मी होती है। एक तो ये भुजा जो कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी कुंजी है, K2 कुंजी। देखो यहाँ पर K2 कुंजी है, यहाँ पर K1 कुंजी है। जब K1 कुंजी को बंद रखते हैं तब K2 कुंजी को चालू रखते हैं, जब K2 को बंद रखते हैं तो K1 को चालू रखते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो धारामापी और सेल, धारामापी मतलब ये और ये सेल मतलब ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हैं। एक दूसरे को संयुग्मी कैसे है, संयुग्मी का मतलब इस प्रकार से है उल्टा। जब K1 को चालू रखते हैं तो K2 को बंद कर देते हैं, जब K2 को चालू रखते हैं तो K1 को बंद कर देते हैं। दोनों में से एक को चालू रखेंगे, इसे संयुग्मी कहते हैं। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का खा में है कि शंट से क्या समझते हो, इसका एक अनुप्रयोग परिपथ में दर्शाइए। शंट से क्या समझते हो। तो धारामापी में समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध को शंट कहते हैं, जो कई बार हम बता चुके हैं। धारामापी में ये गैल्वेनोमीटर जिसे धारामापी कहते हैं, तो धारामापी में हम लोग एक प्रतिरोध को जोड़ते हैं जो कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और उस प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए जिसे शंट कहते हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे, सबसे पहली बात तो उत्तर तीसरे का खा। हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे के खा। तीसरे खा में हेडिंग क्या डालोगे, शंट। तो शंट क्या है, शंट क्या है, धारामापी में, धारामापी में समांतर क्रम में, किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। इसमें कुछ और भी है, अभी रुक जाओ। इसका अनुप्रयोग तो इसमें है इसका अनुप्रयोग। तो हम लोग शंट के जो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग भी देख लो। अनुप्रयोग क्या है
अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग शंट का हम लोग प्रयोग करके, शंट का अनुप्रयोग या प्रयोग एक ही चीज, हाँ, तो अनुप्रयोग करके हम धारामापी को, हम धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। अब समझना, पूछा भी जाता है शंट का उपयोग किस में करते हैं, तो शंट का उपयोग हम लोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए शंट का प्रयोग करते हैं। शंट का प्रयोग किस में करते हैं, शंट का प्रयोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए करते हैं। और शंट क्या है, शंट धारामापी में समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध, जो तो धारामापी में गैल्वेनोमीटर है, इसमें हम लोग समांतर क्रम में जो कम प्रतिरोध को जोड़ते हैं उसे शंट कहते हैं। और शंट का उपयोग हम लोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे का गा, तीसरे का गा, तो हम लोग करेंगे तीसरे का गा, तो उत्तर तीसरे का गा लिखेंगे, उत्तर तीसरे का गा। तीसरे के गा में है 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर क्षमता वाले, डायोप्टर क्षमता मतलब P1 P2, हाँ, तो P1 बराबर 5 डायोप्टर प्लस में है और P2 बराबर 3 डायोप्टर जो कि माइनस में है। दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखें, लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, नंबर 1 हम लोग फोकस दूरी यह ज्ञात करेंगे, नंबर 2 हम लोग क्षमता P ज्ञात करेंगे, फोकस दूरी ज्ञात करेंगे और क्षमता P ज्ञात करेंगे। तो देखो फोकस दूरी, सबसे पहली बात तो फार्मूला क्या है, P बराबर फार्मूला क्या है, P बराबर फार्मूला है हमारे पास P बराबर 1/F जो कि मीटर में है। यहाँ पर हम लोग P1 P2 ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो नहीं, P1 P2 है तो P1 बराबर 1/F1, तो P1 की जगह 5 बराबर 1/F1, तो F1 बराबर 1/5 जो कि मीटर में है। इसी प्रकार F2 बराबर हम लोग कहेंगे 1/-3 जो कि मीटर में है। अब हम लोग संयोजन के लिए सूत्र लगा देंगे, संयोजन के लिए सूत्र हम लोग लगा देंगे 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 बराबर 1/F1 का मान 1/F बराबर F1 का मान हमारे पास क्या है 1/5, तो 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम क्या है 15, ठीक है, 5 तिया 15, 3 पचे 15, अर्थात हम लोग कहेंगे 1/F बराबर -2/15। उल्टा करो तो यहाँ पर हम लोग करेंगे F बराबर 15/2, तो हम लोग कहेंगे F बराबर 7.5 यानी 7.5 जो कि है मीटर में। ठीक, ये तो हम लोगों ने F को ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं P क्षमता, तो P ज्ञात करेंगे, तो P बराबर हमारे पास क्या है, P बराबर P1 प्लस P2, P1 क्या हमारे पास 5 माइनस 3, अर्थात P बराबर हम लोग कहेंगे 2 डायोप्टर, तो हम लोगों ने P भी ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। P बराबर हमारे पास क्या है 2 डायोप्टर। ठीक है, एक बार हम लोग रिचेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। यहाँ पर हमारे पास और एक चीज हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। P बराबर समझना आप लोग, P बराबर एक तो ये विधि है, इस विधि से इस आंसर को लाएंगे हम लोग। एक मेथड हम लोग यूं लगाएंगे, P बराबर 1/F, तो P की जगह हमारे पास क्या है 2, समझना, इससे बता रहे हम, ठीक है, इसी से बता रहे हम। P की जगह 2 बराबर 1/F, तो F बराबर 1/2 मीटर, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100/2, इससे कैंसिल करेंगे तो 50, तो F बराबर ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा अलग आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग
तीसरे का घा। तीसरे के घा से पहले तो आपको शॉर्ट करने हैं, कर लो शॉर्ट फिर। नंबर जो है ना हम लोग करेंगे तीसरे का घा। तीसरे के घा, तीसरे के घा में हमारे पास है एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को हम लोग किससे लिखेंगे? कार्यफलन को हम लोग W से लिखेंगे। और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से लिखेंगे। एंड एक बड़े प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, लेमडा नॉट ज्ञात कर लेंगे हम लोग। निरोधी विभव ज्ञात कर लीजिए, तो वी नॉट भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग, दोनों ही ज्ञात कर लेंगे। क्या है इसमें, ज्ञात कर लेंगे। चलो करते हैं ज्ञात। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तीसरे का घा, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का घा। तीसरे के घा में है सबसे पहली बात तो ये है कि एक धातु का कार्यफलन W से लिखते हैं इसको। तो W बराबर 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर ले, परमिशन जरूरी है आप लोगों की, कर लेते हैं। तो 2 × 1.6 × 10 की घात -19, ठीक, में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब 5000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा बराबर हमारे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भाई साहब को भी कन्वर्ट कर ले, तो कर ले रहे कन्वर्ट। तो लेमडा बराबर 5000 × 10 की घात -10 मीटर, ठीक। दोनों भाई साहब को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब देहली तरंग दैर्ध्य को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो देहली तरंग दैर्ध्य हमारे पास लेमडा नॉट हम लोग ज्ञात कर लेंगे। निरोधी विभव हम लोग जो है ये ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे, ठीक। सबसे पहली बात तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे हम लोग। W बराबर हमारे पास क्या होता है? तो W बराबर कार्यफलन HC लेमडा नॉट, ठीक। यहाँ पर W की जगह हमारे पास है 2 × 1.6 × 10 की घात -19। H का मान हम लोग जानते हैं 6.6 × 10 की घात -34। C का मान से भी हम लोग परिचित है 3 × 10 की घात 8 बटे लेमडा नॉट से तो हम लोग परिचित इस समय नहीं है क्योंकि ज्ञात करेंगे। इसको पहुंचा दो यहाँ पर, इसको पहुंचा दो यहाँ पर। तो लेमडा नॉट बराबर 6.6 × 10 की घात -34 और इंटू 3 × 10 की घात 8 बटे 2 × 1.6 × 10 की घात -19। अब एक अंक के बाद दशमलव और एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 से काटो, 2 × 6, 2 × 6, और तो कटना पॉसिबल है नहीं हमारे पास। चलो नहीं है तो क्या किया जाए। तो यानी हमारे पास लेमडा बराबर, तो लेमडा नॉट बराबर हम लोग कहेंगे हमारे पास क्या है 33 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। इन दोनों को हम लोगों ने गुणा कर लिया, इन दोनों को, और 10 की घात -34 और +8, ये +8 और इसको ये +8, इसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस की जगह +19 बटे हमारे पास क्या है 16। तो लेमडा नॉट बराबर 16 से भाग लगा दो, 16 × 5 = 16 × 96, 16 × 96, 16 से भाग लगाओ जरा 99 में, 16 × 96, 3 दशमलव आगे 0 बढ़ा लो, 16 एकम 16, 10 से 4 एक 14 दशमलव आगे 0 बढ़ा सकते हैं, 16 × 5 = 16 × 96, 16 × 7 = 112, 16 × 8 = 44, 16 × 8 = 28, 6.18, 6.18 × 10 की घात 19 और 8 जोड़ लेंगे 27, ठीक। तो -34 और 19 और 8 जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या है 27। तो ये बचा हमारे पास 7 और यहाँ पर 1 17, केवल 7। तो हमारे पास 10 की घात -7, ठीक। तो ये तो हमारे पास आ गया मीटर में।
अगर इसे ही हम लोग कन्वर्ट करना चाहें एंगस्ट्राम में, तो एंगस्ट्राम में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगस्ट्राम में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहे, पहले तो इसी को आंसर में कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं हम लोग आंसर। अगर एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करेंगे हम लोग लेमडा नॉट बराबर 6.1 × 10⁻⁻⁷, यानी -3 यहाँ लिखेंगे तो समझना आप लोग, क्योंकि हमें यहाँ पे -10 चाहिए ना, हमारे पास -10 चाहिए, तो -3 अगर यहाँ लिखेंगे तो 10⁻³ यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग। तो लेमडा नॉट बराबर, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, तो दशमलव हटा के हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे, तो 10 यानी 2 जीरो बढ़ाएंगे हम लोग, तो 618 × 10⁻10 बटे 10⁻³ और ये 2, तो -3 + 2 घटकर -1, तो ये -1, ठीक, ये क्या है हमारे पास -1, वो भी 10 तो लेमडा नॉट बराबर 618 × 10⁻10, इसे ऊपर ले जाएंगे तो लेमडा नॉट बराबर 6180, ये 10 एंगस्ट्रॉम, तो हमारे पास 6180 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लगभग में है ये। अब हमसे इनका कहना है कि निरोधी विभव को भी आप लोग ज्ञात कीजिए, तो निरोधी विभव को भी ज्ञात करते हैं, तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, फार्मूला के मैक्सिमम आइंस्टीन समीकरण से, के मैक्सिमम बराबर हमारे पास फार्मूला HC/λ-W, ठीक, HC/λ-W। अब हमारे पास के मैक्सिमम बराबर HC/λ, तो H का मान 6.6 × 10⁻34, C का मान 3 × 10⁸ बटे लेमडा। अब लेमडा की जगह हम लोगों ने, लेमडा का मान हम लोगों के पास है क्या, ये है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 × 10⁻10 10⁻10 है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻19, इसीलिए क्योंकि माइनस हमारे पास W का मान हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे, और दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक, तो के मैक्सिमम बराबर 66 × 3, कौन सा 3, ये 3 × 10⁻−34 +8, ये +10 +19, और 3 जीरो ये भी कर लो, -3 बस, और बटे में 5 × 1 दशमलव यानी 5 × 16 और -2, यहाँ पर हम लोग करेंगे गुणा कर लेते, तो के मैक्सिमम बराबर 6 18 बचा 1, 6 18 और 1 19, और 16 पंचे 80 × 10⁻, ये 19, ये हमारे पास 29, और 31 37 और ये -37, यानी 10⁻0, अर्थात माइनस, यानी जीरो का मतलब हो गया हमारे पास 1, और किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मतलब होता है 1। 80 से हम लोग भाग लगा देंगे, 80 से भाग लगा देंगे 198 में, 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 160, 8, यहाँ पर 3 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे हम लोग, तो 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, तो 2.4, तो 2.4 रख रहे हम, तो के मैक्सिमम बराबर 2.4 -2 अर्थात 0.4, तो के मैक्सिमम हमारे पास क्या है 0.4 लगभग में, ठीक है। तो निरोधी विभव हमने के मैक्सिमम के रूप में हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, कौन सा है, तीसरे का घा हमारे पास है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तीसरे का हमारे पास घा में तो हमारे पास 62
चलो 6200 एंगस्ट्रॉम दे रहा हमारे पास और यहाँ पे 6180 20 की कमी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग 6200 एंगस्ट्रॉम भी कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। 6180 या 6200 एंगस्ट्रॉम एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसमें दे रहा है 2 बोल्ट। तो 2 बोल्ट का मतलब है हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर कि के बराबर फार्मूला लगा देंगे, के मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट। तो ई वी नॉट हम लोग वी नॉट जो है हम लोग ज्ञात करेंगे ना। तो यहाँ पर ई वी नॉट बराबर 0.4, 4 के आगे कोई भी संख्या आ सकती है, इसको बटे में पहुँचा दो। तो हम लोग कहेंगे 0.4 बटे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10 की घात -19, ठीक। 1.6 इंटू 10 की घात -19। वैसे हम लोगों ने ई वी नॉट इलेक्ट्रॉन में तो कन्वर्ट ही कर लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट ही कर लिया, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन में ही तो है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन में है। इसको बटे में पहुँचाओगे, समझो पहले कि ये भी तो हम लोगों ने कन्वर्ट कहाँ किया था, हम लोगों ने कहाँ गया ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट, और ये इलेक्ट्रॉन में ही तो है। तो आप लोग चाहो तो इसको यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, और अगर इलेक्ट्रॉन का मान इसके बटे में पहुँचा दोगे आप लोग तो 1 करके आपके पास पहुँचाओगे आप लोग। चलो पहुँचा देते हैं हम। अगर पहुँचाएंगे भी तो हमारे पास 0.4 बटे 1.6 इंटू 10 की घात -19 और दशमलव कैंसिल, 4 चौको 16। तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 की घात +19 और बटे 4। इस एक काम करो, यहाँ पर हम लोग जो है इसको कर सकते हैं 100 इंटू 10 की घात 17। तो 25 चौको 100, तो लगभग हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की घात, 1 जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर, 10 की घात 18, ठीक, 10 की घात 18 समथिंग ये हमारे पास आ जाएगा 18, ये हमारे पास आ जाएगा बोल्ट, ठीक, बोल्ट। अब देखो हमारे पास इसमें हमारे पास 2 बोल्ट दे रहा है इसमें आंसर। तीसरे का आपका कौन सा है, हाँ 2 बोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें 2 बोल्ट। ये तो इलेक्ट्रॉन बोल्ट में है हमारे पास बोल्ट, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ध्यान ये रखना आपको कि यहीं पर हम लोग आंसर को छोड़ सकते थे। अगर आप लोग चाहो कि इसको बटे में पहुँचाएंगे तो फिर हम लोग पहुँचा सकते हैं, बाकी आप लोग यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कौन सा आंसर देखा जाएगा कि आंसर क्या है। अब देखो 4 का अग्र अभिनेत तथा पश्च अभिनेत वाले पीएन संधि की लक्षणों की तुलना कीजिए। तो अग्र अभिनेत और पश्च अभिनेत, अग्र अभिनेत और पश्च अभिनेत के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था अच्छे से। अग्र अभिनेत किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई पीएन संधि डायोड है, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। अगर पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से और एन को बैटरी के ऋण टर्मिनल से अगर जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं हम लोग पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनेत। अगर हम लोग इसी को उल्टा कर दे, उल्टा का मतलब है कि एन को जोड़ दे हम लोग बैटरी के धन टर्मिनल से और पी को जोड़ दे बैटरी के ऋण टर्मिनल से, तो इसे कहते हैं पीएन संधि डायोड, बट ये पश्च अभिनेत, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पश्च अभिनेत, ठीक। तो इनकी तुलना मतलब दोनों में अंतर, बोर्ड एग्जाम में यही लिखोगे। तो जब पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल को धन टर्मिनल से और एन को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है तो डायोड अग्र अभिनेत कहलाता है। और जब पीएन संधि डायोड को पी को ऋण क्षेत्र से और एन को मतलब धन से जोड़ा जाता है तो इसे डायोड को हम लोग पश्च अभिनेत कहते हैं। इसमें और एक कंडीशन, इसमें पी से एन की ओर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसमें जो है पी से एन की ओर, पी से एन की ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, जबकि इसमें एन से, इसमें पश्च में एन से पी की ओर बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और अगर हम लोग पश्च अभिनेत रखते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती है, अगर अग्र अभिनेत रखते हैं तो धारा प्रवाहित होती रहती है, कंटिन्यू धारा प्रवाहित होती है। मतलब बैटरी में हम लोग अगर हम लोग सही कंडीशन में इसको जोड़ेंगे तो हम लोग धारा प्रवाहित लाइट हम लोग प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग उल्टा जोड़ देंगे तो लाइट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वही कंडीशन है, इसमें धारा निरंतर बहती रहती है, इसमें धारा निरंतर बहती नहीं रहती है, इसमें धारा रुक जाती है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं कौन सा, चौथे का खा। चौथे खा में दिखाइए कि हेनरी बटे फैरड
की घात 1/2 प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को। तो समझना, सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं हेनरी 100 प्रेरकत्व का मात्रक है। हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का मात्रक है। किनका मात्रक है? प्रेरकत्व का। और फैरड जो है धारिता सी का मात्रक है। अब हम लोग जानते हैं कि यल बराबर, यल क्या है? 100 प्रेरकत्व, यल बराबर माइनस ई बटे डेल्टा टी बटे डेल्टा आई फार्मूला है हमारे पास। यहाँ पर ई का मतलब क्या है? विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रक है वोल्ट। डेल्टा टी का मात्रक है सेकेंड, और डेल्टा आई का मात्रक है एम्पियर। क्लियर। यहाँ पर सी बराबर फार्मूला क्यू बटे वी, यानी क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, और वी को वी। आई का मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकेंड, वी का मात्रक वोल्ट। अब हेनरी की घात 1/2 का मतलब क्या है? हेनरी की घात 1/2 मतलब यहाँ पर वोल्ट इंटू हेनरी की घात 1/2 नहीं, केवल यहाँ पर हेनरी बटे फैरड है। फैरड मतलब वही धारिता का मात्रक, फैरड, फैरड। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग हेनरी की जगह क्या लिखेंगे? वोल्ट। देखो हेनरी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग पास? हेनरी। और हेनरी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? वोल्ट इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, यही लिखेंगे। और इंटू फैरड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? फैरड की जगह देखो हम लोग एम्पियर सेकेंड इंटू वोल्ट, तो वोल्ट को एकदम ऊपर लेके जाएंगे हम लोग, एम्पियर इंटू सेकेंड। टोटल की जो घात है ये क्या है हमारे पास? 1/2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये वोल्ट की घात 2, एम्पियर की घात 2 की बटे 1। टोटल की घात 2 है, 2 से 2 कैंसिल, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग ये कहते हैं ओम का मात्रक, जो कि प्रतिरोध का मात्रक है, जो कि प्रतिरोध का मात्रक है। और इनका कहना है कि प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, अतः यह प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। क्लियर। अब आप लोग जो है इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो जरा, तो फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करेंगे चौथे का गा नंबर। चौथे के गा नंबर में क्या है? चौथे के गा नंबर में है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध में आप लोग धारा की गणना कीजिए। देखो ये हमारे पास प्रतिरोध परिपथ जो है हमारे पास ये दिया गया है। इसमें हम लोग एक हमारे पास वोल्टेज जो वोल्टता है E1 जो है ये 2 वोल्टेज है, E2 जो है हमारे पास 1 वोल्टेज है। यहाँ से जो धारा प्रवाहित होती है वो I2 है, और यहाँ से जो धारा प्रवाहित होती है वो हमारे पास I1 है। I1 धारा जो है हमारे पास इसमें प्रवाहित होती है, ठीक। और I2 धारा जो है इसमें प्रवाहित होती है। लेकिन इसमें भी धारा प्रवाहित होती है, क्या हमारे पास दिया गया इसमें? नहीं, इसमें कोई कंडीशन हमारे पास नहीं दिया गया। ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर, हाँ I3 है, I3। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I3 धारा प्रवाहित हो रही है। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग इसमें किरचॉफ का नियम लेंगे, किरचॉफ का बंद पाश का नियम लेंगे। किरचॉफ का बंद पाश द्वितीय नियम लेंगे, वोल्टता का नियम लेंगे। तो हम लोग लेंगे बंद पाश, इसमें बंद पाश ए बी सी ए में, में। ठीक। अब यहाँ पर समझना, सबसे पहले I1 धारा प्रवाहित हो रही है, हम लोग ए से बी जाएंगे। ए बी में I1 धारा प्रवाहित हो रही है 1 ओम प्रतिरोध में, तो हम लोग कहेंगे 1 I1। फिर यहाँ से इधर उल्टा जाएंगे हम लोग, तो ये विपरीत दिशा में जाएंगे, इसकी एरो इधर है, जो कि इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो -I3 बराबर हमारे पास कितने वोल्ट? 2 वोल्ट में है। कितने वोल्ट में है? 2 वोल्ट में है। तो हम लोग कहेंगे I1 माइनस I3 बराबर 2, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग बंद पाश क्या ले लेंगे? बंद पाश ले लेंगे हम लोग ADCA में। तो बंद पाश ADCA में। अब हम लोग राइट डायरेक्शन देखो, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो राइट डायरेक्शन में है, तो हम लोग कहेंगे I2 इंटू 1। और फिर रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, तो -I3 इंटू 1 बराबर 1 वोल्ट। तो ये I2 माइनस I3 बराबर 1, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर I1 घटाने पर,
तो हम लोग कहेंगे I1 माइनस I3 बराबर 2 और I2 माइनस I3 बराबर 1 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये दोनों हमारे पास I1 माइनस I2 बराबर 1 समीकरण बना तीसरा। एक काम करते हैं हम लोग कि समीकरण तीसरा बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर कोई कंडीशन तो है नहीं, समीकरण हम लोग इसको 2 के साथ भी हल कर सकते हैं, इसे 1 के साथ भी हल कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप लोग चाहे जिससे हल कर लो। ठीक, तो समझना हम लोग कर रहे हैं समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, 1 व 3 को हल करने पर, एक में क्या है हमारे पास I1 माइनस I3 बराबर 2 और ये क्या हमारे पास I1 माइनस I2 बराबर हमारे पास 1, घटा रहे हैं माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये हमारे पास I2 माइनस I3 बराबर 1 समीकरण बना हमारे पास 4। I2 माइनस I3 है यहाँ पर, चलो ऊपर लिख देते हैं I2 माइनस I3 बराबर 1 समीकरण बना 4। अब हमारे पास नहीं, यहाँ पर इस समीकरण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात तो वही है I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, इस समीकरण को बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस समीकरण को नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली समझना, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास I1 माइनस I3 का मान हमारे पास क्या है 2 है और I1 माइनस I2 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास I1 माइनस I2 जो है हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर जो हमारे पास I1 है और I2 है, I1 इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, I2 इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात I3 ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब डायरेक्शन को देखोगे तो आप लोग कहोगे कि जो I1 प्लस I2 है ये माइनस I3 के बराबर है, I1 प्लस I2 जो है माइनस I3 के बराबर है। अब I3 का मान हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 से I3 का मान रखने पर, मतलब समझना, धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, इधर की, ये इधर की ओर आ रही है, मतलब ये परिणामी है। जैसे क्लास 11 में हम लोग पढ़े हो, देखो ध्यान रखना कि हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलकर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और डायरेक्टली यहाँ आएंगे, यहाँ चलकर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, डायरेक्टली यहाँ आएंगे, तो ये परिणामी है, इसलिए इन दोनों का जो योग है इसके बराबर है, लेकिन ये माइनस के इसलिए है क्योंकि हम लोग यहाँ से चलना नहीं प्रारंभ कर रहे, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं इतना, इसीलिए इसको माइनस में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये परिणामी है। अब यहाँ पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो I1 की जगह I1 रखेंगे हम लोग, हाँ, माइनस माइनस, इसको ऐसे ऐसे लिख सकते प्लस माइनस I3 कर सकते हम लोग, बराबर हमारे पास 2 है, तो I1 और प्लस माइनस I3 का मान क्या है हमारे पास I1 प्लस I2 बराबर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2। क्लियर, I1 प्लस I2 बराबर हमारे पास क्या है 2। अब ये हमारे पास 2 I1 प्लस I2 बराबर हमारे पास 2 समीकरण बना। अब चौथा, अब हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल कर सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो समीकरण 3 और 4 को जब हम लोग हल करेंगे तो समझना, समीकरण 3 में क्या है I1 माइनस I2 बराबर 1 और समीकरण 4 में क्या है 2 I1 प्लस I2 बराबर 2, ये कैंसिल जोड़ रहे हैं, तो 3 I1 बराबर 3, 3 एकम 3, तो I1 बराबर 1 एम्पियर।
और I1 का मान हम लोग किसी भी रख सकते हैं। तो समीकरण हम लोग रख रहे हैं 1 में। जब 1 में रखेंगे तो एक क्या है I1 माइनस I3। तो I1 माइनस I3 बराबर हमारे पास क्या है 2। तो I1 की जगह रखेंगे हम लोग 1। तो 1 माइनस I3 बराबर हमारे पास 2। तो माइनस I3 बराबर 2 माइनस 1। माइनस I3 बराबर 1, अर्थात I3 बराबर -1 एम्पियर। अब हम लोग I1 का मान समीकरण किस में रख सकते हैं? समीकरण 4 में रख देते हैं या 3 में रख देते हैं। तो हम लोग I2 याद कर लेते हैं। तो समीकरण किस में रख देंगे अब हम लोग? समीकरण 4 में रख देंगे। जब 4 में रखेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू I1 की जगह 1 प्लस I2 बराबर, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे क्योंकि धारा थोड़ी ना माइनस में प्रवाहित होगी। तो 1 एम्पियर। हाँ, I2 बराबर 2, 2 एकम 2 प्लस I2 बराबर 2। तो I2 बराबर 2 माइनस 2। तो I2 बराबर 0 एम्पियर। क्या पूछा गया हमसे? पूछा क्या गया है हमसे? हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। हाँ, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का ग। ठीक है। हाँ, इसमें -1 ही दे दिया गया है तो ठीक है। तो हमारे पास एक ये आंसर है, हमारे पास एक आंसर हमारे पास ये है, एक आंसर हमारे पास ये है और एक आंसर हमारे पास ये है। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा करेंगे हम लोग? चौथे का जो है ना, हम लोग करेंगे घ। अपमिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं? देखो कोई भी अर्धचालक हो, उसमें अगर त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपद्रव अगर मिला दी जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपमिश्रित अर्धचालक। अगर किसी में हम लोग त्रिसंयोजी मिला देते हैं तो उसको पता है हम लोग क्या कहते हैं? देखो, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। अगर त्रिसंयोजी अपद्रव मिला दोगे तो उसको पी अर्धचालक कहते हैं। और अगर हम लोग पंच मिला देंगे तो उसको पंच संयोजी अपद्रव मिला देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एन टाइप अर्धचालक। अगर किसी में त्रिसंयोजी और पंच संयोजी दोनों अपद्रव मिला दी जाए तो उससे बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? अपमिश्रित अर्धचालक। ठीक है, अपमिश्रित अर्धचालक। क्वेश्चन आगे क्या है जानते हो? आगे ये है अर्धचालक की चालकता पर अपमिश्रित और ताप के प्रभाव। अगर हम लोग किसी में भी अपमिश्रित का प्रभाव क्या है? जब किसी अर्धचालक पर अगर अपद्रव या अपमिश्रित मिला दिया जाता है ना तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, इससे भी उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो दोनों पर अपमिश्रण का प्रभाव क्या है, तब भी उसकी चालकता बढ़ जाती है। और ताप का प्रभाव क्या है, तब भी उसकी चालकता बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध कम हो जाता है और जिससे चालकता बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है कि अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है जब कोई भी अपद्रव मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, तो किसी भी अर्धचालक में अगर अपद्रव मिला दी जाती है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे चौथे का इंगिया नंबर। चौथे का इंगिया नंबर, देखो चौथे का इंगिया नंबर में हमसे क्वेश्चन ये है कि हाँ, लिख लेते पहले उत्तर चौथे का इंगिया। उत्तर 4 और इंगिया। 4 के इंगिया नंबर में एक प्रोटॉन पी तथा अल्फा कण समान विभवांतर तक त्वरित किए जाते हैं। पी तथा अल्फा कण से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों के अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिए। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्यों का आप लोग अनुपात ज्ञात करोगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है, समझना आप लोग, जो दोनों क्या है जानते हो? प्रोटॉन पी अल्फा कण अल्फा समान विभवांतर, यानी हम लोग कहेंगे वीपी जो है वो वी अल्फा के बराबर है, समान विभवांतर। तो प्रोटॉन का विभवांतर अल्फा कण का विभवांतर समान है, इसलिए हम लोग कहेंगे बीपी बराबर वी एल जो कि सॉरी बीपी बराबर बी अल्फा जो कि हमारे पास बराबर है। अब डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है? डी ब्रॉगली यानी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र,
डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। लेमडा बराबर एच बटे अंडर रूट में 2 QVm। क्लियर? अंडर रूट में 2 QVm। अब यहां पर हम लोग इसी की कंडीशन में समझना आप लोग, लेमडा, अब वीपी बी अल्फा बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक, वीपी और वी अल्फा बनाएंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग इसको बना रहे लेमडा पी। तो लेमडा पी बराबर हमारे पास हो जाएंगे एच बटे अंडर रूट में 2 × Q, प्रोटॉन पर आवेश, बीपी और प्रोटॉन का द्रव्यमान। और एक काम करते हैं, यहीं बटे कर लेते हैं, यहीं पे बटे कर लेते हैं हम लोग लेमडा अल्फा। तो बटे में हमारे पास अनुपात का मतलब होता ही है बटे में 2 Q अल्फा वी अल्फा एम अल्फा। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग एच से एच को कैंसिल कर लेंगे एंड इसको बटे में रहने दो, इसको सबसे ऊपर पहुंचाओ, 2 से 2 को भी कैंसिल कर लो, ठीक। तो ये बच्चा हमारे पास अंडर रूट में क्यू अल्फा वी अल्फा एम अल्फा बटे क्यू पी वी पी एम पी, ठीक। ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या मान कुछ दिया गया है, पहले एक चीज देख लेते हैं। इन्होंने कहा था, हमसे यही कहा है कि तरंग दैर्घ्यों का तो अनुपात हम लोग ज्ञात ही कर लेंगे, तरंग दैर्घ्यों का अनुपात जो है हम लोग ज्ञात कर लेंगे, बाकी कुछ मान हमारे पास नहीं दिया गया है। कोई भी मान हमारे पास नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि अल्फा कण पर आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 × अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगना होता है, और वी अल्फा को वी अल्फा लिखो, और द्रव्यमान जो होता है ये 4 गुना होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और क्यू पी वी पी एम पी से एम पी कैंसिल, क्यू पी से क्यू पी कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 4 दूनी 8 बटे वी अल्फा और वी पी, ठीक, वी अल्फा और वी पी, ये तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इनका कहना था कि दोनों के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों का तो ये विभांत, ये तो समान होता है, ये इससे कैंसिल करो। तो यहाँ बचा हमारे पास अंडर रूट में 8/1, अर्थात हम लोग कहेंगे अंडर रूट में 2 × 4/1, ठीक, 2 × 4/1, अर्थात हम लोग कहेंगे इसे 2√2/1, तो 2√2 अनुपात 1, यही हमारे पास आंसर, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं 2√2, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। 5 के का में क्या है, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 5 और का। 5 के का में है कि 9I तथा 4I तीव्रता को लिखते हम लोग I से, तो I1 बराबर हमारे पास 9I और I2 बराबर हमारे पास 4I, ठीक है। इनका कहना है कि तीव्रताओं की दो तरंगों परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी तीव्रता का मतलब है हमारे पास I बराबर क्वेश्चन मार्क, I बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड जब तरंगे कला संबद्ध हो और कला असंबद्ध हो, नंबर 1 कला असंबद्ध के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 जब कला असंबद्ध हो, जब कला असंबद्ध हो, असंबद्ध इसलिए कर रहे हैं, असंबद्ध ज़्यादा सिंपल है। तो जब कला असंबद्ध हो, असंबद्ध का मतलब है जब जुड़े ना हो,
मतलब समझना। कला संबंध में सिंपलीफाई में करते हैं हम लोग। कला संबंध में हम लोग क्या करते हैं, इसको आई डैश कर लेते हैं। हाँ, तो आई डैश बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि ये पहले से आई है ना, इसलिए। तो आई डैश बराबर ये 9I प्लस ये 4I। तो हम लोग कर लेंगे आई डैश बराबर 9 4 13I, जब ये कला असंबद्ध हो। ठीक, जब ये क्या हो, कला असंबद्ध हो। नंबर 1 पर क्या है, जब कला संबद्ध हो, कला संबद्ध हो, तब हम लोग यहाँ पर आई डैश से लिख रहे हैं। तो आई डैश बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 प्लस नहीं I1 इंटू I2, I1 इंटू I2। ठीक है, अब यहाँ पर आई डैश बराबर I1 का मान 9I प्लस ये 4I प्लस 2 अंडर रूट में 9I इंटू 4I। तो आई डैश बराबर ये 13I प्लस 2 अंडर रूट 9 चौको 36I स्क्वायर। तो आई डैश बराबर 13I प्लस 2 इंटू 6I, 6 दूनी 12। तो आई डैश बराबर 13I प्लस 12I। तो आई डैश बराबर हम लोग कहेंगे 25I। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 5वें का, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी के लिए H अल्फा, H बीटा, और तीसरा नंबर में है श्रेणी सीमा के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे सेट में हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख हम लोग खींच चुके हैं। तो अगर कंटिन्यू हम लोग 2000 सेट के कंटिन्यू सेट को देखते आ रहे हो तो आप आई होप आप लोग जान गए हो कि हाइड्रोजन ऊर्जा स्तर आरेख हम लोग खींच चुके हैं। वही लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पार्शन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। ठीक है, तो उसी में ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो खींच लोगे हम लोग। बामर श्रेणी के लिए H अल्फा, H बीटा श्रेणी के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 में गा है, ये भी हम लोग देखो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरे समांतर प्लेट के लिए विभवांतर और धारिता की गणना कीजिए। ये जो है सेट नंबर दूसरे में 2023 के ही सेट नंबर दूसरे में क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग उसको कर चुके हैं। तो आई होप वहाँ से आप लोग विजिट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 में का घा है, तो 5 में के घा को देखिए आप लोग। ठीक है, तो शॉर्ट किल कर लीजिए इतने को। अब देखिए 5वें का हम लोग करेंगे घा। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि प्रतिरोध पर विभव, परिपथ में धारा, प्रेरकत्व और धारित्र के विभव के बीच कलांतर, जो कि है बहुत ही मस्त। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना लगभग हर एक सेट में पूछा ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो। बोर्ड में पूछे जाने सकने वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लगभग बोर्ड में पूछे जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको तैयार जरूर रखो। हाँ, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया गया है, जो 400 ओम, तो इसको तो लिखेंगे हम लोग आर से। तो हमारे पास आर बराबर है 400 ओम। और इसे लिखेंगे हम लोग, ये प्रेरकत्व है, इसको लिखेंगे हम लोग यल से। यल बराबर 180 हेनरी। ठीक है, और ये धारिता जो कि हमारे पास बोल्ट में है। ठीक है, और ये धारिता को लिखते हम लोग सी से। तो सी बराबर हमारे पास है 180 बोल्ट, जो कि मात्रक है फैरेड का। अब एक चीज़ हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या पूछा गया है। तो नंबर 1 पे हम लोग ज्ञात करेंगे, नंबर 1 पे ज्ञात करेंगे कि 5वें का कौन सा है, घा नंबर है ना, घा नंबर है। हाँ, प्रतिरोध पर विभव, तो V जो है ये ज्ञात करो। प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध पर विभव का मतलब R, VR ज्ञात करो। इसके बाद परिपथ में धारा ज्ञात करो। तो दूसरा नंबर पे हम लोग ज्ञात करने हम लोगों को धारा। तीसरा नंबर में हम लोग ज्ञात करेंगे प्रेरकत्व, प्रेरकत्व तथा धारिती के विभव के बीच कलांतर, यानी हम लोग कहेंगे फाई। तो फाई जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखना,
यहाँ पर सबसे पहली बात तो हम लोग ज्ञात करेंगे कि यह जो है यह एक LCR परिपथ है। यह क्या है? एक LCR परिपथ है। देखो, ये हमारे पास है L, ये हमारे पास C और ये हमारे पास R। तो ये क्या है? एक LCR परिपथ है। LCR परिपथ में हमारे पास देखो, हम लोग जानते हैं कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t से हम लोग कर लेंगे तुलना। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो जरा, हमारे पास क्या है जानते हो? यहाँ पर हमारे पास है V बराबर 200 और एक साइन इसको बना सकते हैं, बाद में बना ले, चलो अभी बना लेते हैं। तो इसको बना लेंगे साइन 90 माइनस 50 पाई टी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर V0 की जगह हमारे पास है क्या? 200। तो V0 बराबर 200 वोल्ट, जो कि हम लोग कहेंगे यही हमारे पास VR है। V0 या VR एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V0 जो है वो VR के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया? यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है वोल्टेज, विभव। अब हम लोग ज्ञात करेंगे धारा I। धारा I, तो दूसरा कंडीशन ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर धारा I के लिए हम लोग जानते हैं कि I0 बराबर V0 बटे R। तो हमारे पास R तो हमारे पास दिया ही गया है। V0 हमारे पास क्या है? 200। R हमारे पास क्या है? 400। तो हम लोग कहेंगे 0.5। तो I0 बराबर 0.5 एम्पियर। तो ये हमारे पास एक आंसर है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कलांतर। तो फाई ज्ञात करेंगे हम लोग। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? फाई। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि फाई तो हम लोग जानते हैं कि दोनों में पाई/2 का अंतर है, माइनस अब किस किस के बीच हम लोग ज्ञात करेंगे? प्रेरकत्व और धारिता। प्रेरकत्व और धारिता के बीच जो है कलांतर है -पाई/2 का हमारे पास अंतर है। तो हमारे पास -पाई/2 माइनस माइनस प्लस पाई/2, अर्थात हम लोग कहेंगे फाई बराबर 2 पाई/2 कैंसिल। तो फाई बराबर पाई, बस यही हमारे पास क्या है? रेडियन। तो यही हमारे पास आंसर है। यही जो है हमारे पास क्या है? आंसर है। ठीक, रेडियन इसका मात्रक है। तो यही हमारे पास क्या है? आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग कौन सा करेंगे? 5वें का इंग्या नंबर। पाँचवें का इंग्या नंबर क्या है? भंवर धाराएं क्या होती है? तो भंवर धारा क्या होती है? जल में चक्करदार जो एक धारा उत्पन्न होती है, इस प्रकार से उत्पन्न धारा को भंवर धारा कहते हैं। विद्युत में भी एक चक्करदार धारा उत्पन्न होती है, उसे हम लोग कहते हैं भंवर धारा। भंवर धारा के अनुप्रयोग, जिसके दो अनुप्रयोग, तो चुंबकीय ब्रेकों में, प्रेरण भट्टी में। तो इसको आप लोग तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं कि इस बार के बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक, भंवर धारा। हाँ, आगे क्वेश्चन में है, अथवा में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। इसी सेट के, शायद सेट आपका 7वां है, सेट तीसरे, चौथे और 5वें, इन 3 में से किसी एक सेट में हमने आपको पढ़ा दी है, उस पर जरूर आप लोग विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जिसमें तो जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं करोगे तब तक धारा उत्पन्न नहीं होगी, यानी विद्युत भागबल उत्पन्न नहीं होगा। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। वो प्रेरित विद्युत भागबल एक प्रेरित धारा को उत्पन्न करता हो, उसी को ही हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ये फैराडे के नियम वगैरह सबको पढ़ा दिया हमने, पीछे ही देख लेना हम लोग। फिर इस पर आधारित दो युक्तियों के नाम। तो इस पर आधारित तो हम लोग कहेंगे, एक हमारा ट्रांसफार्मर है और एक हमारा विद्युत जनित्र है। एक क्या है? ट्रांसफार्मर, और एक क्या है? विद्युत जनित्र। ठीक है, स्पष्ट कीजिए कि नंबर 1 6 में हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक
बनाते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को। तो जब दो आप नाभिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया साधारणतः ताप व दाब पर संभव नहीं है। जब नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा हल्के नाभिकों को मिलाती है तो वे बहुत अधिक वेग प्राप्त कर लेते हैं, अतः वे परस्पर संलयित हो जाते हैं। ठीक है, ये और इसके बाद इनका कंडीशन दूसरा है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो इसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो न्यूट्रॉन बड़े परमाणु से टकराता है जिससे यह उत्तेजित होकर दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जिस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। अगर मतलब हल्के हल्के नाभिक अगर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करें तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए तो उसे हम लोग नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद है तीसरा तीसरा कंडीशन, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती नहीं तो पड़ा हो, तीसरा कंडीशन ना, हाँ, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय दोनों घटनाओं में ऊर्जा निकलती है। तो समझना, तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों घटनाओं में अभिकारक तथा उत्पादों के बीच हुई द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो चाहे नाभिकीय विखंडन हो चाहे नाभिकीय संलयन हो, दोनों में जो द्रव्यमान क्षति होती है जिस कारण से ऊर्जा निकलती है, द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा निकलती है। इसका अथवा अथवा में है नाभिकीय अभिक्रिया के लिए Q का मान क्या होता है, G का मान नहीं, Q का मान। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रिया के लिए Q का मान क्या होता है, तो Q क्या है आपको पता, ध्यान रखना। अगर Q धनात्मक हो तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो ऊष्मा को उत्सर्जन करे, ऊष्मा को निकाल दे। और अगर Q का मान माइनस में हो तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी ऊष्मा को जो ग्रहण कर ले उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, Q का मान। बाकी आप लोग कुछ पॉइंट मैंने लिख भी दिए हैं जिसको आप समझ लेना। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए Q का मान संलयित या विखंडन होने वाले नाभिकों की द्रव्यमान क्षति के बराबर होता है। ठीक है, ये भी, या आप लोग इससे ध्यान रखना। और इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, जो समीकरण है हमारे पास, समीकरण इस प्रकार से गिवन है हमें, और इसमें पूछ दिया गया है कि 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है तो प्रकृति क्यू का मान, जी नहीं, क्यू का मान और द्रव्यमान क्षति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो क्यू का मान आपको पता है, क्यू का मान धनात्मक हो तो ऊष्माक्षेपी और क्यू का मान माइनस होता है ऊष्मा शोषी। और क्यू का मान देखो हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, मतलब हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। यहाँ पर ये हमारे पास क्यू का मान है, Q बराबर हमारे पास क्या है, 4 इंटू 7.2 दिया गया हमारे पास, और 4 इंटू 1.25 जो कि दिया गया है। इन दोनों को हल करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर Q बटे 931 हल करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है सातवां नंबर, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कीजिए। और एक चीज ध्यान रखना, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से करेंगे ये ना हम लोग पीछे कर चुके हैं। पीछे हम लोग सेट नंबर समथिंग 3, हाँ सेट 3 क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग कर चुके हैं। तो वहां पर जाके आप लोग विजिट कर लिए, 2023 के ही सेट में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, 2023 के सेट में ही हम लोग कर चुके हैं, तो वहां पर जाकर आप लोग जरूर विजिट कर लीजिए जिससे कि आप लोग इसको समझ जाओ। ठीक है, वहाँ समझ लेना आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7 का अथवा। 7 का अथवा में देखो, तो 7 का अथवा तो हम लिखेंगे उत्तर 7 और अथवा, उत्तर 7 और अथवा। उत्तर 7 के अथवा में है कि आपके पास 60 अंश अपवर्तक कोण और पृथ्वी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 न्यूनतम विचलन की दिशा में आपतित प्रकाश के निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 न्यूनतम विचलन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, निर्गमन कोण। चार मान आप लोग ज्ञात करोगे। चलो देखो चार मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास क्या क्या है, नंबर 1 हमारे पास है कोण, अपवर्तक कोण को लिखेंगे हम लोग ए से। तो ए बराबर हमारे पास 60 अंश है, और हमारे पास अपवर्तनांक को लिखते हैं n से 1.414 है हमारे पास। और न्यूनतम विचलन कोण नंबर 1 डेल्टा यम जो है हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, विचलन कोण डेल्टा यम बराबर, तो यहाँ पर n बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन a प्लस डेल्टा यम
बटे 2 पूरे का बटे साइन ए बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझना आप लोग, यहाँ पर यन के जगह तो आप लोग लिखोगे 1.414 साइन साइन ए की जगह लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा यम बटे दो कर ले रहे, अलग अलग कर ले रहे, ठीक है, हर को अलग अलग कर ले रहे। और साइन 60/2 काटो तो ये 30, काटो तो ये 30, ये √2 का मान है ये, तो √2 बराबर ये साइन, हम लोग कहेंगे साइन 30 और प्लस डेल्टा यम बटे 2 बटे साइन 30 का मान 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। यहाँ पर इससे एक काम करते हैं, ऊपर पहुँच ये इसके बटे में जाएगा, ठीक है, तो √2/2 अर्थात साइन इसको लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा यम बटे 2। यहाँ पर 60 नहीं 30 लिखेंगे हम लोग, एंड इससे कैंसिल करेंगे तो ये √2 जो कि साइन 45 का मान है यहाँ, तो साइन 45 बराबर साइन 30 प्लस डेल्टा यम बटे 2। साइन से साइन कैंसिल, 30 को इधर 75 कर दो, तो 45 माइनस 30 बराबर डेल्टा यम बटे 2। तो डेल्टा यम बटे 2 बराबर ये 15, तो डेल्टा यम बराबर 15 दूनी 30 अंश। तो डेल्टा यम बराबर हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा यम बराबर हमारे पास क्या है 30 अंश। ठीक, तो ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है 30 अंश। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया जानते हो, नेक्स्ट पूछ दिया गया हमसे आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। तो आपतन कोण आई बराबर भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आई बराबर फार्मूला क्या है, सबसे पहली बात तो आपको ये बताते हैं। आई बराबर फार्मूला होता है आपके पास साइन ए बटे आपके पास 2। ठीक, ये तो आप लोग उसमें पढ़ चुके हो, साइन आई बटे साइन आर में हम लोग पढ़ चुके ना हम लोग। तो समझना यहाँ पर आपके पास आपतन कोण, तो हमारे पास कुछ और मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। 60 अंश दिया गया है, हम लोगों ने कितना अंश ज्ञात कर लिया है, 30 अंश हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। हाँ, तो आपतन कोण हमारे पास, आपतन कोण लिखते हैं आई से, आई बराबर फार्मूला होता है डेल्टा यम प्लस ए बटे 2। ये आपतन कोण के लिए होता है फार्मूला, ठीक है, डेल्टा यम प्लस ए बटे 2। यहाँ पर आई बराबर, हाँ डेल्टा एम का मान क्या है हमारे पास 60 है, नहीं डेल्टा एम का मान 30 है और ए का मान 60 है बटे 2। तो आई बराबर 90/2 अर्थात कैंसिल करो तो 45। तो हम लोग कहेंगे आई बराबर हमारे पास है 45। आई बराबर क्या है हमारे पास 45। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आपतन कोण। ठीक, अब हमारे पास इन्होंने पूछा है आगे, क्या पूछा है इन्होंने, तीसरा नंबर में पूछा उन्होंने अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को लिखते हैं हम लोग आर से, अपवर्तन कोण को लिखते हैं हम लोग आर से। तो तीसरा नंबर हमारे पास आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अपवर्तन कोण आर बराबर क्वेश्चन मार्क। आर बराबर फार्मूला होता है हमारे पास आर बराबर ए बटे 2, आर बराबर ए बटे 2। तो यहाँ पर आर बराबर हम लोग कहेंगे 60/2, कैंसिल करेंगे 30, तो आर बराबर 30 अंश। ये भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक है, आर बराबर 30 अंश। अब चौथा नंबर हमसे इन्होंने पूछा है, चौथे नंबर में क्या पूछा है हमसे, चौथे नंबर में इन्होंने पूछ लिया हमसे निर्गमन कोण। तो निर्गमन कोण, तो निर्गमन कोण, अब देखो निर्गमन कोण क्या है। निर्गमन कोण जो है, निर्गमन कोण जो है आपतन कोण के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे निर्गमन कोण बराबर
आपतन कोण, अर्थात हम लोग कहेंगे कि जो निर्गमन कोण है, निर्गमन कोण बराबर 45 अंश। तो निर्गमन कोण क्या है हमारे पास? निर्गमन कोण जो है ये 45 अंश। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8। चलो 8 से देखने से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट जरूर कर लो आप लोग। ठीक, नंबर जो है हम लोग कौन सा करेंगे? हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 8। ठीक, 8 में क्या है कि स्थैतिक में गॉस नियम, स्थैतिक चुंबकीय प्रवृत्ति का नियम, स्पष्टीकरण के लक्षणों की तुलना भी कीजिए। तो आप लोग समझना कि स्थैतिक गॉस का नियम तो लोग पीछे पढ़ चुके हैं और एम्पियर का परिपथी नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यही है परिपथी नियम, मतलब एम्पियर परिपथी नियम। तो गॉस का नियम क्या है? कोई भी बंद पाश हो, बंद पाश से गुजरने वाले टोटल विद्युत फ्लक्स जो है, उसमें टोटल विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग फाई ई से। वो आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, उसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एम्पियर का परिपथी नियम क्या है? कोई भी बंद परिपथ हो, उससे गुजरने वाले, देखो क्या है यह नियम, तो गॉस के नियम पर ही है ये। चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरण बी का जो किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रेरण जो बी का रेखीय समाकलन है, वो नेट धारा आई का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो है वो नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। लेकिन इसमें तुलना जब करेंगे तो तुलना देखो, स्थैतिक वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उपयोग मुख्यतः सममित आवेश वितरण के लिए किया जाता है, जबकि परिपथी नियम का उपयोग धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। बस ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय इस तथ्य पर आधारित कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गॉस के नियम पे, जबकि परिपथी नियम दूरी आहार पर निर्भर करता ही नहीं है। तो ये तो दोनों में अंतर है। बाकी हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर जो है 9 में हमारे पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो हम लोग उसको लिखेंगे, हम लोग भुजा को लिखेंगे 10 सेंटीमीटर लंबी है यल, और प्रतिरोध को लिखेंगे आर से 0.5, और इसके बाद है 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं हम लोग बी से, तो बी बराबर 0.01 टेस्ला, और डेल्टा टी का मान हमारे पास समय दिया गया 0.70 सेकेंड से घटकर 0, मतलब वही 0.07 सेकेंड। ठीक है, और नंबर कंडीशन हमसे पूछ दिया गया इसमें, देखो नंबर 1 प्रारंभिक और अंतिम चुंबकीय फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई हम लोग ज्ञात करेंगे, यानी यह कह सकते हैं कि फाई 1 फाई 2 ज्ञात करेंगे हम लोग। और इसके बाद हम लोग कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई ज्ञात करेंगे, और धारा आई ज्ञात करेंगे, और आवेश हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखो फार्मूला फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, तो फाई 1 बराबर बी ए कॉस थीटा हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फाई का मान ये रखेंगे, बी का मान हम लोग ये रखेंगे, और ए का मान रखेंगे, और कॉस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इनका कहना क्या है समझना। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा, तो लूप की प्रत्येक भुजा जो है, मतलब हमारे पास एक वर्गाकार लूप है जिसकी प्रत्येक भुजा, तो यूं वर्गाकार लूप है। और जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास दिशाएं भी है, तो दिशाएं कैसे हैं आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर इनका कहना है कि पूरब पश्चिम तल में, तो पूरब पश्चिम तल में, तो ये पूरब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनका कहना है पूरब पश्चिम तल में, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 एंगल है। अगर इस एंगल को लेते तो 45, इस एंगल को 45, इस एंगल को लेंगे 45, इस एंगल को लेंगे 45, तो हम लोग कहेंगे थीटा का मान जो है हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, एंड हमारे पास फाई 1 ज्ञात करेंगे, मान रख लेंगे हमारे पास यही आंसर, इसको हल कर लेंगे। फाई 2 हमारे पास 0 है, शून्य है, क्योंकि हमारे पास अगर 36 है तो शून्य होता। ठीक है, और अगर हम लोग डेल्टा फाई निकालना चाहे, यही हमारे पास दोनों आंसर है। अगर ये निकालना चाहे तो फाई 2 माइनस फाई 1 करेंगे, तो वही हमारे पास आंसर है। विद्युत भागफल का फॉर्मूला ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। डेल्टा फाई का मान हम लोग ये रखेंगे, और डेल्टा टी का मान हम लोग ये रखेंगे,
और हमारे पास आंसर आ जाएगा ये हमारे पास। और आई बराबर हमारे पास ओम के नियम से वी बटे आर या ई बटे आर, ई का मान रखेंगे, आर का मान रखेंगे, और ये हमारे पास आंसर। क्यू का मान आई इंटू डेल्टा टी, आई का मान ये रखेंगे, डेल्टा टी का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद 9 के अथवा में हमारे पास ये है अनंत लंबाई के धारावाही सितार, अनंत लंबाई के धारावाही सिर तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए और स्पष्ट कीजिए कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षण और प्रतिकर्षण हो जाता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण कब हो जाता है ये भी स्पष्ट करना है इसमें। तो लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कई बार ज्ञात कर चुके हैं, लास्ट बार है जो कि बल ज्ञात करने वाले हैं। अब देखो I1 जो हमारे पास ये दो हम लोगों ने वायर ले लिया तार, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें इधर की ओर बल लग रहा है, इसमें इधर की ओर बल लग रहा है, ठीक है, दो बल। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर I1 के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर फार्मूला होता है हमारे पास म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 बटे R, ठीक। I बराबर दो धारा है इसलिए I इसमें हमारे पास इसके कारण इसमें धारा और इसके कारण इसमें धारा, ठीक है। अतः चालक तल पर CD पर चुंबकीय बल क्या होता है, फार्मूला I बराबर, देखो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई I बटे R, उसी फार्मूले से ये है। और यब बराबर फार्मूला क्या होता है, यब बराबर IBL साइन थीटा, उसी से हमारे पास देखो यब बराबर क्या हो गया I2B1L साइन थीटा। I2 लिखो, V1 की जगह ये मान रखो, और L I1 L साइन थीटा। इसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हाँ ये R है, R, तो R यहाँ पर लिखा नहीं हम लोगों ने, R और यल साइन थीटा, तो ये फार्मूला फाइनल फार्मूला हो गया। अब हमारे पास प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल कब होता है, देखो आकर्षण बल के बारे में बता देते हैं आपको। आकर्षण बल जब दोनों के दोनों बल हमारे पास एक बल प्लस में हो और एक बल माइनस में हो, तब इन दोनों के बीच लगने वाले बल को हम लोग आकर्षण बल कहते हैं। और जब हमारे पास एक बल माइनस माइनस में हो या प्लस प्लस में हो, तो इन दोनों के बीच लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल। यानी ये हम लोग कंडीशन हम लोग डिपेंड करता है ये आवेश पर। आवेश जो अगर दोनों आवेश प्लस माइनस में है तो फिर उस पर लगने वाला बल है आकर्षण बल, अगर दोनों आवेश प्लस प्लस में है माइनस माइनस में है तो उस पर लगने वाला बल कौन सा है, प्रतिकर्षण बल। तो ऐसे हम लोग डिपेंड करते। तो आज के सेट में हम लोगों ने 2023 के जो हमारे 7 सेट है बी बॉय, इसको भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। और इस सेट में हम लोगों ने बोर्ड में देखो, वैसे तो हम लोग स्क्रीन पर हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप स्क्रीन पर मत प्रोवाइड करिए, आप बोर्ड पर लिख दीजिए जिससे कि हम लोग भी इसको लिख सके, अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो आज तो हम लोगों ने 2023 के कंप्लीटली सातों के सेट को हम लोगों ने टोटली कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ना बेटर से बेटर तैयारी करनी है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट में पहले लिखो कि आप लोगों को नोट चाहिए या नहीं, मतलब कौन सा नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट नोट्स है। अभी देखो कम से कम बोर्ड एग्जाम से पहले कम से कम 10 दिन पहले से आप लोग कमेंट करना, क्योंकि जब हम आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, हम आपके घर तक यूं ही पहुंचा देंगे, ठीक है, फ्री में, एकदम फ्री में, जिससे कि आप लोग बेटर से बेटर तैयारी कर सको। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिख दीजिए कि आप लोग चाहिए या ना चाहिए। अगर चाहिए तो हम आप लोग एड्रेस मेंशन कर देना, हम वहाँ तक आपको जो नोट्स है, जो हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो उनको तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके हम बहुत अधिक से अधिक उनके तैयारी हो रही है टेस्टों से वगैरह, ठीक है। लेकिन आप लोगों तक भी हम सोच रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। तो इसके लिए आप लोगों को एड्रेस मेंशन कर देना, हम पहुंचा देंगे 100% और फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डिलीवरी चार्ज, नो एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर। अगर फिर भी आप लोगों को फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कतें आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिए, जिस सेट में दिक्कतें आ रही है, जिस क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही है, और सातों सेट में जो क्वेश्चन छूटे हुए क्वेश्चन है जिसमें जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ रही है, कम से कम 20 क्वेश्चन के क्वेश्चन बना लीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो कि सेट नंबर 2 का 5, सेट नंबर 3 का 4, सेट नंबर 6 का 7, ऐसे क्वेश्चन लिख दो, जिससे कि हम आपके लिए पर्सनली वीडियो लेके आएंगे और टोटली एकदम एक्सप्लेन करके उसको हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक सेट में मिलते जरूर रहिए। आज तो सेट ही खत्म है, ठीक है। आप और जो भी सेट चाहिए तो उस सेट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसको प्रोवाइड करेंगे जरूर, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।